हाय फ्रेंड्स, दिस इज केशव उपाध्याय अगेन। और कल हम लोग जो है आरसीसी के बारे में बात किए थे। इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट कर रहे थे कल, और आज भी इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड से। इसके अंदर जितने भी टर्म्स आएंगे उसको हम पढ़ लेंगे। इस तरह से हमारा जो है इंट्रोडक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। और टेक्निकल ज्ञान, इसको आप ध्यान रखिएगा, इसको आपको जो है सब्सक्राइब करना है। तो इसके वर्किंग स्ट्रेस मेथड यानी डब्ल्यूएसएम को जानने से पहले आप मॉडुलर रेशियो को जानिए। मॉडुलर रेशियो जो है एम से डिनोट होता है। और मॉडुलर रेशियो जो है स्टील के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और कंक्रीट के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का रेशियो होता है, यानी एम इक्वल्स टू ES अपॉन EC, वेर EC जो है ES जो है स्टील का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। और SM जो है EC जो है कंक्रीट का। अब इसमें हम जो है जानेंगे कि ES यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील क्या होता है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील जो है सभी ग्रेड के लिए सेम होता है, 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है, ऑल टाइप्स ऑफ ग्रेड के लिए। और उसके बाद हम जानेंगे कंक्रीट का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कंक्रीट का जो है IS कोड के अकॉर्डिंग जो है इज इक्वल टू 5000 √FC होता है, जहाँ FC जो हमारा है ये कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है। क्या है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कैसे है? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऐसे है कि जो है कंक्रीट का सैंपल ले लीजिए, 100 क्यूब ले लीजिए, क्यूब मोल्ड, उसमें जो है एक ही सोर्स से कंक्रीट डाल करके अच्छे से टेम्परिंग करके 28 दिन उसको छोड़ दीजिए। 28 दिन बाद जब आप हर क्यूब का टेस्ट करेंगे, उसका जो टेस्ट रिजल्ट मिल पाएंगे आप, तो उसमें से 5 टेस्ट रिजल्ट आपके ऐसे आने ही हैं जो कि उस ग्रेड ऑफ कंक्रीट के अकॉर्डिंग जो उसका स्ट्रेंथ अचीव नहीं कर पाएंगे, वो फेल हो जाएंगे। तो यानी 5% जो है फेल होने ही होने, और 95% जो है सैंपल जो होगा वो आपका पास हो जाएगा। कितना? 95%। तो यही जो 95% सैंपल आपका पास हो जाता है, इसी को हम कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कहते हैं, FC के। इसका एक प्रोबेबिलिटी कर्व होता है। अब देखिए इसमें अगर आपको दिख पा रहा हो, नहीं तो मैं मिटा दूं, थोड़ा सा इरेज कर दिया मैंने। अब प्रोबेबिलिटी कर्व देख लीजिए आप, इस तरह से ये स्ट्रेस और ये स्ट्रेंथ। इसमें जब आप प्रोबेबिलिटी कर्व देखेंगे तो इस तरह का कर्व बनेगा। ये पिक है, ये जो है टारगेट मीन स्ट्रेंथ है, और ये FC के है। FC के और टारगेट मीन स्ट्रेंथ के बीच में जो है आपका 1.6 सिग्मा का जो है डिफरेंस होता है। ये आपका प्रोबेबिलिटी कर्व होता है। अब इसमें भी 5% जो है फेल होने के चांसेस, 95% पास। उसके बाद हम बात करेंगे, अच्छा ये हमारा FCK तो पता चल गया कि क्या है। तो अल्टीमेटली हम बात करते हैं मॉडुलर रेशियो के बारे में। तो ये ES अपॉन EC था। तो अब अगर देखें तो ES का फॉर्मूला क्या निकला? ES का इक्वल्स टू 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब इसको हम थोड़ा मिटा के जगह बना रहे आपके लिए। और EC इक्वल्स टू 5000 √FC। तो यही देख लेते हैं। अब देखिए ES 2 × 10⁵, EC 5000 × FC। FC मान लीजिए आप M15 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मॉडुलर रेशियो निकालना है। तो अब FC जो है आपका यहाँ पे 15 हो जाएगा। FC कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। कैलकुलेट करेंगे 10 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। इसके बाद ये आपका जो है मॉडुलर रेशियो इस तरह से निकल जाएगा। लेकिन ये मॉडुलर रेशियो हम यूज नहीं करते। डिजाइन पर्पस के लिए जब हमारा मॉडुलर रेशियो निकालने का फार्मूला होता है वो कुछ ऐसा होता है कि M इक्वल्स टू 280/3 सिग्मा CVC। क्या होता है? 3 सिग्मा CVC। मैं इरेज कर रहा हूँ सर, ठीक है।
ये फॉर्मूला होता है। अब अगर डिजाइन पर्पज के लिए ये फॉर्मूला है तो अब आप देखेंगे कि इसमें सिग्मा सीवीसी एक नया टर्म आ गया। एंड व्हाट इज दिस? सिग्मा सीवीसी। तो सिग्मा सीवीसी जो है रेशियो कंप्रेसिव स्ट्रेस है इन बेंडिंग। अब देखिए सिग्मा यानी स्ट्रेस, सी यानी कंप्रेसिव, बी यानी बेंडिंग, ठीक है। तो सिग्मा अब ये अब कॉन्क्रीट होता ही है कॉन्क्रीट का। सिग्मा सीवीसी जो है कंप्रेसिव स्ट्रेस इन बेंडिंग होगा कॉन्क्रीट का कंप्रेसिव। अच्छा सिग्मा सीवीसी तो जान गए। अब ये मॉडुलर रेशियो आप निकाल सकते हैं इससे। जो ये हमारा मॉडुलर रेशियो का फॉर्मूला था ES/EC, और ये दूसरा फॉर्मूला जो निकल गया है 280/3 सिग्मा सीवीसी। ये डिजाइन पर्पज के लिए यूज करते हैं इसी को, लेकिन दोनों से अगर निकालेंगे मॉडुलर रेशियो तो दोनों में काफी डिफरेंस आएगा। डिफरेंस किस लिए आएगा? डिफरेंस आएगा क्रीप की वजह से। किसकी वजह से आएगा? क्रीप की वजह से डिफरेंस आएगा। तो अब हम जानेंगे कि क्रीप क्या होता है, ठीक है। तो क्रीप कुछ ऐसा ही है, समझ लीजिए कि ये कोई स्ट्रक्चर है, इस पे लोड लग रहा है W किलोन्यूटन का, ठीक है। इस पे कोई लोड लग रहा है W किलोन्यूटन का। जब ये लोड लगेगा तो ये जो है स्ट्रेस डेवलप होगा। स्ट्रेस की वजह से ये थोड़ा सा एलोंगेट हो जाएगा, थोड़ा सा इसमें डिफॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। जो ये डिफॉर्मेशन होगा, इसी डिफॉर्मेशन को हम क्रीप कहते हैं। और ये डिफॉर्मेशन क्यों होगा? क्योंकि ये जो लोड है वो कांस्टेंट लोड है, और कांस्टेंट लोड है, और ये लॉन्ग टाइम के लिए लोड लगाया गया है, ठीक है। दैट्स वाई ये इसे क्रीप कहते हैं। तो अब इस क्रीप को कंसीडर किया, इस वाले फॉर्मूला में इस क्रीप को कंसीडर किया गया है, क्योंकि ये अब बहुत डीप में जाएंगे तो इसको बोलेंगे कि लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ये शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, उसका अलग से ग्राफ बनेगा, तमाम चीजें हैं। तो आप ये देख लीजिए केवल कि M=280/3 सिग्मा सीवीसी। अब मॉडुलर रेशियो निकालने के लिए आप सिग्मा सीवीसी की वैल्यू रखना है। तो सिग्मा सीवीसी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? सिग्मा सीवीसी की वैल्यू निकालने के लिए आप ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे जाएंगे, ठीक है, उस पर डिपेंड करेंगे, ठीक है। ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करेंगे। मान लीजिए आपका M15 ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, या M20 है, M25 है, ठीक है। तो आप कैसे निकालेंगे? आप इसका सिग्मा सीवीसी यही वर्किंग स्ट्रेस है, ठीक है। तो वर्किंग स्ट्रेस क्या होता है? इसको मिटा लें। वर्किंग स्ट्रेस इक्वल टू अल्टीमेट लोड। वर्किंग स्ट्रेस इक्वल टू अल्टीमेट जो है स्ट्रेस है अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो क्या है? वर्किंग स्ट्रेस इक्वल टू अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अल्टीमेट स्ट्रेस यही है अपना जो है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, जिसको मैं बता रहा था, यानी ये आपका FCK है। अब FCK अपॉन FOS। अब FOS क्या? फैक्टर ऑफ सेफ्टी। क्या है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कंक्रीट 3 होता है, एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्टील 1.87 होता है। क्या ये जो है फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है कंक्रीट और स्टील। तो अगर हम कोई वर्किंग स्ट्रेस निकाले FCK अपॉन FOS, तो इसका FCK 15 होगा। निकाल लेते हैं। वर्किंग स्ट्रेस इक्वल टू F15 अपॉन FOS कंक्रीट की बात करें 3 है, यानी 5 आ गया। ये हमारा जो है वर्किंग स्ट्रेस 5 आ गया, ठीक है। अब उसके बाद हमारा मॉडुलर रेशियो निकल जाएगा। तो अगर 15 के लिए बात करें तो मॉडुलर रेशियो इक्वल टू 280/3 इंटू 5 15 280/15 निकाल लीजिए कितना है? 18.67 आ रहा, ठीक है। ये हमारा मॉडुलर रेशियो आएगा
जो है M15 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए। इसी तरह M20 के लिए निकलेगा, इसी तरह M25 के लिए निकलेगा। ठीक है, अब इसमें हम बात करेंगे एनालिसिस ऑफ सिंगली रिइंफोर्समेंट, एनालिसिस ऑफ सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम के लिए। मॉडुलर रेशियो खत्म हो गया। होप आप लोग को समझ में आया होगा। हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी, अगर कॉम्प्लिकेटेड हो गया हो तो वो भी बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। और मैं बात कर रहा था एनालिसिस ऑफ दूसरा टॉपिक है सिंगली रिइंफोर्समेंट बीम, एनालिसिस ऑफ सिंगली रिइंफोर्समेंट बीम। अब आप कहेंगे सिंगली रिइंफोर्समेंट बीम क्या है और डबली रिइंफोर्समेंट बीम भी होता है, तो डबली रिइंफोर्समेंट बीम और सिंगली रिइंफोर्समेंट बीम में क्या अंतर है? तो आप यूँ समझ लीजिए कि दोनों में अंतर ये है कि सिंगली रिइंफोर्समेंट बीम में एक साइड में पार लगाते हैं और डबली रिइंफोर्समेंट बीम में जो है दूसरे दोनों साइड में पार लगाते हैं। इसको ऐसा अगर ऐसे समझा जाए कि सपोज करिए एक जो है ये बीम है, ये आपकी छत की बीम है। इस बीम का जो है ये न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है, और इस पे एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड यूडीएल लग रहा है। क्या लग रहा है? यूडीएल लग रहा है। अब ये इस तरह से जब यूडीएल लग रहा है तो आप ये देखिए कि कंक्रीट है। आपको पता है कि कंक्रीट जो है कंप्रेशन में जो है कंप्रेशन में तगड़ा होता है और टेंशन में जो है बहुत कमजोर होता है। यानी जो है कंप्रेशन इज इक्वल टू 10 इंटू जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ का जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है 10 गुना ज्यादा होता है। समझ रहे हैं ना? तो अब जब इस पे लोड लगा तो ये जब आप लोड लगाएंगे तो देखेंगे कि ये बीम जो है डिफ्लेक्ट होकर के इस तरह की हो जाएगी। ठीक है, अब आप ये देखिए कि ये न्यूट्रल एक्सिस है अपना। अब ये यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे एक तरह से जो है हमारा बीम जो है सिकुड़ गया, कॉम्प्रेस हो गया। ठीक है, यहाँ पे कॉम्प्रेस हो गया और यहाँ पे देखेंगे कि हमारे बीम में जो है टेंशन जनरेट हो गया। ठीक है, इसलिए यहाँ पर एक हम जो है बार प्रोवाइड कर देंगे। अब जैसे इसमें हम एक बार प्रोवाइड करेंगे वैसे ही ये टेंसाइल स्ट्रेंथ में भी जो है अच्छी आ जाएगा। बीम हमारा जो है इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ की वजह से जो है टूटेगा नहीं। तो यही है एनालिसिस ऑफ सिंगली रिइंफोर्समेंट बीम। और इसीलिए इसमें हम लोग एक तरफ जो है रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। अगर डबली रिइंफोर्समेंट बीम की बात अगर हम करते हैं तो इसमें हम दोनों साइड जो है प्रोवाइड करते हैं सरिया जो है। उसके बाद सपोज कीजिए कि आपका बीम, ठीक है, ये आपकी स्क्वायर की विड्थ, ये आप कोई बीम है, ये आपकी विड्थ है और ये आपका न्यूट्रल एक्सिस है। दिख रहा है कि नहीं? ये क्या है? न्यूट्रल एक्सिस है। ऊपर का जो है ये कॉम्प्रेशन जोन है, ठीक है, और नीचे जो है टेंशन जोन। नीचे कॉम्प्रेशन जोन है, टेंशन। अच्छा, ये जो डी है, ये पूरा जो है जो लेंथ है इसको कैपिटल डी कहेंगे। कैपिटल डी स्टैंड फॉर टोटल लेंथ। याद रखिए कि हम लोग एनालिसिस ऑफ सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम की एनालिसिस करने जा रहे हैं, इसलिए से ये मैं आपको सेटअप समझा रहा हूँ। इसको पूरा डी कहते हैं, टोटल लेंथ। जब ये टोटल लेंथ हो गया और यहाँ पर हम जो है कुछ बार्स प्रोवाइड कर देते हैं। सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम की बात है तो इस साइड इसका हम कुछ बार प्रोवाइड कर देते हैं। अब जब बार प्रोवाइड करते हैं तो ये देखिए कि यहाँ से हमने कल भी आपको बताया था कि बार का जो आउटर मोस्ट पोर्शन होता है उससे जो है बीम का जो एकदम लास्ट वाला कॉर्नर होता है, जहाँ पे जो है जहाँ तक कंप्लीट की जाती है, जिसे कि हम इसको हम क्लियर कवर कहते हैं। ठीक है, यानी बीम का कॉर्नर क्लियर कवर कहते हैं। अब इसे हम नॉमिनल कवर भी कहते हैं। ठीक है, और इस बीम का इस बार के हाफ डाया में तक जो है इसको हम इफेक्ट, और इसके बीम के कॉर्नर के इसको हम इफेक्टिव कवर कहते हैं।
इसको हम इफेक्टिव कवर करते हैं। अब देखिए कि इसको जब हम इफेक्टिव कवर करते हैं तो ये जो हमारा डिस्टेंस बचा, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा इफेक्टिव डेप्थ हो जाएगा, इफेक्टिव डेप्थ हो जाएगा। अब बेसिकली हम इसमें निकालते क्या है, जो है इसमें हम निकालते हैं ये डेप्थ, न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ निकालते हैं, यानी क्रिटिकल डेप्थ वो निकालते हैं। अच्छा, इससे पहले हम आपको और इसका बता दें कि क्या क्या है। ये बी आपका जो है विड्थ हो जाता है, विड्थ ऑफ बीम, और डी जो है टोटल डेप्थ है, और क्या बचा, ये तो स्टील का एरिया है, सिग्मा एस टी होता है, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ स्टील, सॉरी एस टी। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। आई थिंक एनालिसिस ऑफ सिंगल इन्फोर्समेंट बीम और एनालिसिस ऑफ डबल इन्फोर्समेंट बीम दोनों साथ में जो है एक वीडियो में किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, आगे जो है कल मिलेंगे, और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो, और टेक्निकल ज्ञान चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।